तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी 10 ताज़ा बड़ी खबरें फटाफट इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप भी गोदी मीडिया का पूरा विरोध करते हैं तो वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर, जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही कि बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन को हुआ कोरोना वायरस। दोनों को किया गया नानावटी अस्पताल में भर्ती। जहाँ दोस्तों आपको बता दें काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि बॉलीवुड अभिनेता अभिषेक बच्चन और उनके पिता अमिताभ बच्चन दोनों को ही कोरोना वायरस संक्रमण पाया गया है, जिसके बाद दोनों को ही शनिवार रात मुंबई के नानावटी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इससे पहले भी अमिताभ बच्चन ने खुद ट्वीट कर अपने कोरोना वायरस संक्रमित पाए जाने की जानकारी ट्विटर पर दी थी। वहीं आपको बता दें कि अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन को कोरोना वायरस है, बल्कि अन्य घर के जो सदस्य हैं जया बच्चन और ऐश्वर्या राय उनकी कोरोना वायरस की रिपोर्ट निगेटिव आई है, जबकि दोनों बाप बेटों की पॉजिटिव आई है। तो ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार भी अब कोरोना महामारी से नहीं बच पाए। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो पीएम केयर फंड में अनुदान देने वाले लोगों का नामों का खुलासा क्यों नहीं करना चाहते प्रधानमंत्री राहुल गांधी ने बोला हमला। जन दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक खबर का हवाला देते हुए शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी से सवाल किया है कि प्रधानमंत्री मोदी पीएम केयर कोष में अनुदान देने वाले लोगों के नाम का खुलासा क्यों नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री उन लोगों के नामों का खुलासा क्यों नहीं करना चाहते जिन्होंने पीएम केयर फंड में पैसा दिया है। हर कोई जानना चाहता है कि चीनी कंपनी हुबोई, श्योमी, टिकटॉक और वन प्लस ने कितने पैसे दिए हैं, वह इस बारे में बताए और पूरी देश की जनता इसको जानना चाहती है। तो प्रधानमंत्री मोदी पर एक बार फिर से राहुल गांधी ने पीएम केयर फंड के पैसे को लेकर हमला बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो कोरोना महामारी के संक्रमण को देखते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने भी कराया कोरोना टेस्ट। लोगों से भी की कोरोना की जांच कराने की अपील। जी दोस्तों आपको बता दें काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि देश भर में कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अभी इसी बीच AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को अपने कोरोना वायरस की जांच कराई है। उनकी जांच नेगेटिव आई है। इसको देखते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने आम सभी लोगों से अपील की है कि वे बिना झिझक के अपने कोरोना वायरस की टेस्ट कराएं, जिससे कि इससे महामारी रोकने में काफी फायदा होगा। तो ये काफी बड़ी अपडेट है असदुद्दीन ओवैसी को लेकर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो कर्नाटक में गौ हत्या पर पाबंदी के लिए जल्दी कानून लेकर आएगी भाजपा सरकार, किया है ऐलान। जहां दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक के पशुपालन मंत्री बीजेपी नेता प्रभु चौहान ने कहा है कि राज्य में गौ हत्या, गौ मांस की बिक्री और खपत पर जल्दी प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के 2018 के घोषणा पत्र में भी गौ हत्या पर पाबंदी लगाने का वादा किया था जनता से। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी मंत्री चौहान के कार्यालय की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि सरकार गौ हत्या पर पाबंदी लगाने के लिए कानून बनाने की खातिर प्रतिबद्ध है। कोरोना महामारी का संकट खत्म होते ही विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर ये समिति गुजरात और उत्तर प्रदेश में लागू गौ हत्या कानून का अध्ययन करने के लिए जाएगी और फिर उसके बाद जो है कर्नाटक में भी गौ हत्या पर पाबंदी लगा दी जाएगी और कानून बना दिया जाएगा। तो ये काफी बड़ी अपडेट है कि भाजपा सरकार कर्नाटक में गौ हत्या पर कानून बनाने जा रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो मोदी सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह ने की मांग, कहा सभी धर्मों के लिए बने जनसंख्या नियंत्रण कानून। जय दोस्तों आपको बता दें काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि विश्व जनसंख्या दिवस पर एक बार फिर से भाजपा नेता व नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह ने जो है जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग की है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से भारत में धर्मों के आधार पर जनसंख्या बढ़ रही है, इसे कम करने के लिए भारत सरकार को जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहिए और जिससे कि ये कानून सभी धर्मों पर लागू होगा और किसी एक धर्म पर नहीं, जिससे कि भारत की जनसंख्या कम होगी और देश का विकास होगा। तो ये काफी बड़ी मांग की है कि अब फिर से देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने का समय आ गया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर एक बार फिर से बोला हमला, कहा कोरोना से निपटने में मोदी सरकार रही फेल। जय दोस्तों आपको बता दें
कि कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोकसभा सांसदों के साथ बैठक की। इस बैठक में सोनिया गांधी ने सांसदों से कहा कि वे राजनीतिक मुद्दों पर जनता की समस्या को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार की कमजोरियों को दूर रखें। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से होने वाली इस समस्या से निपटने में मोदी सरकार विफल साबित हुई है। अब देश की आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई है। वहीं ये सरकार की गलत नीतियों के कारण वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर चीन के साथ तनाव भी है। आगे सोनिया गांधी ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में कांग्रेस पार्टी को एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए तैयार रहना चाहिए। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के कुकर्मों की वजह से ही आज हमारा देश परेशान है और कोरोना महामारी भी नहीं रुकी और वहीं चीन के साथ तनाव भी लगातार बना हुआ है। तो ये काफी बड़ा हमला आज बोला है सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा खत, कहा सितंबर तक कैसे संभव हो परीक्षाएं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सीएम ममता बनर्जी ने एमएचआरडी और यूसीजी द्वारा कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में टर्मिनल परीक्षा आयोजित करने के संबंध में संशोधित दिशा निर्देशों पर प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र लिखा है। पत्र में ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी से इस मसले की तुरंत जांच करवाने के लिए कहा है। इसके साथ ही यूसीजी की पहले की सलाह को बहाल करने का अनुरोध भी ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि अप्रैल महीने से ही जिस तरह से देश में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में सितंबर तक परीक्षाएं आयोजित करने लायक वातावरण हो या नहीं, इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता और इसी के लिए प्रधानमंत्री मोदी को ममता बनर्जी ने पत्र लिखा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो गुजरात में हार्दिक पटेल को कांग्रेस में मिली बड़ी जिम्मेदारी, गुजरात के कार्यकारी अध्यक्ष किए गए नियुक्त। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने शनिवार को हार्दिक पटेल को गुजरात कांग्रेस कमेटी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी गुजरात कांग्रेस कमेटी की वर्किंग प्रेसिडेंट के तौर पर हार्दिक पटेल के नाम का प्रस्ताव पर मोहर लगा दी है। अभी कुछ महीने पहले ही पाटीदार नेता हार्दिक पटेल को अहमदाबाद पुलिस ने 3.5 साल पुराने दंगा मामले में गिरफ्तार किया था। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो मध्य प्रदेश में आज होगा मंत्रियों के विभागों का बंटवारा, सीएम शिवराज सिंह ने किया ऐलान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को कहा कि वह अपने मंत्रियों को विभागों का आवंटन रविवार को करेंगे। शपथ लेने के 9 दिन बाद भी मंत्रियों का विभागों का आवंटन बंटवारा नहीं हुआ था, क्योंकि सिंधिया लगातार अपने खेमे के मंत्रियों के लिए विभागों के बंटवारे की खींचातान में लगे हुए थे और इसी को लेकर बीजेपी मंत्री ने भी दावा किया था कि सिंधिया की वजह से ही अभी तक जो है विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से भी हमला बोला गया था कि सौदे के तहत विभागों का बंटवारा होगा और सौदे के तहत ही सरकार बीजेपी ने मध्य प्रदेश में बनाई है। अब इसी को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ कह दिया है कि रविवार यानी आज मंत्रियों के विभागों का बंटवारा किया जाएगा। तो ये काफी बड़ी अपडेट है, देखते हैं कि किस किस को कौन सा विभाग मिलता है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो शिवसेना की विपक्ष को नसीहत, विकास दुबे के एनकाउंटर पर ना बहाएं आंसू। जहां दोस्तों आपको बता दें कि शिवसेना नेता संजय रावत ने कहा है कि कुख्यात अपराधी विकास दुबे एक मुठभेड़ में मारे जाने को लेकर विपक्ष पार्टी किस तरह से आंसू बहा रही है और इसे लेकर आश्चर्य जता रही है और पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठा रही है, जो कि उठाना बहुत गलत है। उन्होंने कहा है कि कुख्यात आरोपी ने जिस तरह से 8 पुलिसकर्मियों की हत्या की, उसका यही हाल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मध्य प्रदेश पुलिस ने विकास दुबे को गिरफ्तार कर उत्तर प्रदेश पुलिस को दिया था, जब पुलिस से जबरदस्ती उसने तमंचा छीनने के लेकर गोली चलाने की कोशिश की, तभी पुलिस ने उसका एनकाउंटर किया। तो अब पुलिस पर बिल्कुल सवाल विपक्ष ना उठाए। तो ये काफी बड़ी बात जो है शिवसेना की तरफ से कही गई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो दिग्विजय सिंह ने की मांग, राहुल गांधी दोबारा संभाले कांग्रेस की कमान। जहां दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने पार्टी के संगठन को फिर से खड़ा करने और मजबूत बनाने की पैरवी करते हुए शनिवार को राहुल गांधी से आग्रह किया है कि वह दोबारा पार्टी के अध्यक्ष पद का हिस्सा संभालें। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर नरम रुख रखने वाले पैरोकारों कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधा और सवाल किया है कि जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के आक्रामक रुख की सराहना नहीं करते हैं, वो पार्टी में क्यों हैं और वह पार्टी से इस्तीफा दे दें। जी दोस्तों आपको बता दें काफी बड़ी
बात उन्होंने की है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो संसदीय समिति कर रही थी पीएम केयर फंड की जांच। बीजेपी सांसदों ने बोल दिया था हल्ला, जब संसद पैसा नहीं दे रही तो जांच क्यों। जी दोस्तों, आपको बता दें कि लॉकडाउन की वजह से संसदीय समिति की बैठक नहीं बुलाई जा रही थी, लेकिन अनलॉक शुरू होने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इसकी इजाजत दी गई थी। इसी क्रम में संसद की लोक लेखा समिति, जिसे पब्लिक अकाउंट कमेटी भी कहा जाता है, शुक्रवार को कोरोना संकट से निपटने के लिए उठाए गए मोदी सरकार और पीएम केयर फंड की फंडिंग की जांच करने के लिए बैठक बुलाई थी। लेकिन बीजेपी सांसदों ने हंगामा काट दिया और कहा जब संसद 1 रुपया भी पीएम केयर फंड में नहीं दे रही है तो संसद को हक भी नहीं है कि वो पीएम केयर फंड की जांच करे। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से इसकी जांच करने की मांग की गई थी, जिसके बाद लोक लेखा समिति पीएससी ने इसको मंजूरी भी दी थी। लेकिन बीजेपी नेताओं के हल्ला बोलने के बाद ये नहीं हो सका, जिसके बाद कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाया है कि बीजेपी नेता किस तरह से देश की जनता को उल्लू बना रहे हैं और पीएम केयर फंड से बड़ा घोटाला कर रहे हैं। तो ये काफी बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है।